this is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture of economic environment. इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बक्सा टाइगर रिजर्व। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है, ठीक है। उससे आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे एक एक करके, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया था। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपको बोलना है वेस्ट बंगाल की लोकेशन, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो है जो नॉर्दर्न बाउंड्री है किसका, बक्सा टाइगर रिजर्व का, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है भूटान के साथ। बाकी प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं वेस्ट बंगाल में, गोरोमारा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क एंड जल्दाबारा नेशनल पार्क, ये बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। डेजर्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे, आपको बोलना है इट इज़ इन राजस्थान। और डेजर्ट नेशनल पार्क फेमस किस लिए हैं, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बाराबार फॉरेस्ट की बात करेंगे। बाराबार फॉरेस्ट कहाँ पर है, चिल्का लेक। और क्वेश्चन आपका ये है कि चिल्का लेक कहाँ पर है, आपको बोलना है इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। उसके बाद हम बात करेंगे जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट वाज फाउंडेड इन 1916, कलकत्ता में इसको फाउंडेशन डाली गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कलकत्ता में हो गया है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया है, आपको बोलना है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज द प्रीमियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन द जोलॉजिकल रिसर्च एंड स्टडीज टू प्रमोट द सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑफ द फाना ऑफ द कंट्री, ठीक है। काम क्या होता है इसको, ये क्या करता है, ये जोलॉजिकल रिसर्च करता है। जो भी आपके पास एनिमल्स होते हैं उनके रिलेटेड रिसर्च करना, स्टडी करना एंड प्रमोट द सर्वे। उसके बाद जो भी सर्वे की जाती है और उसको प्रमोट करना, एक्सप्लोर करना और रिसर्च होती है। जो भी फाना होता है कंट्री के अंदर, फाना का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं कंट्री के अंदर। यहाँ तक ये बात समझ आ गई है, इतना आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ जोलॉजिकल सर्वे बिगिनस फ्रॉम द डे ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हिस्ट्री है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ये उन दिनों से स्टार्ट हो गया है जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन डाली गई है सर विलियम जोन्स। ये ऑलरेडी हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो हैं इसको फॉर्मेशन या फाउंडेशन डाली किसने, सर विलियम जोन्स ने। कब, 1784। आपने पढ़ा होगा 1773, आपने पढ़ा होगा 1784, ठीक है। 1773 आपने पढ़ा होगा। गवर्नमेंट जो आप एक्ट्स होते हैं, रेगुलेशन एक्ट था, उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये उसी टाइम की यहाँ पर बात की गई है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं हम इंडियन गौर। इंडियन गौर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको बोलना है इट इज़ द मैस्कॉट ऑफ जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैस्कॉट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ जो है, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इसमें स्टैटिक भी और आपका करंट भी लिंक हो रहा है, ठीक है। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ बस उन पे ही फोकस करना है, इसमें दिमाग लड़ाना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ लिंक बनाना है, टॉपिक्स को इंटरलिंकेज करनी है, बस वो चाहिए इसमें। उसके बाद स्टीज आपने सुना होगा, एक स्पीशीज़ को हम वाइल्ड लाइफ IUCN के किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके बाद आप देखते हो किस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस शेड्यूल में आता है, फिर आप बोलते हो स्टीज़ के किस अपेंडिक्स में आता है। और उसी स्टीज़ को हम समझेंगे जिसको नाम दिया जाता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, वाशिंगटन कन्वेंशन जिसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन जनरली आपका बनेगा ये स्टीज कन्वेंशन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, आपको बोलना वाशिंगटन कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती है, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, और इसी को वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है,
किस रिलेटेड है ये ट्रीटी है, आपको बोलना है ये रिलेटेड टू इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर की बात करेंगे, या आपके पास कोई एनिमल, कोई प्लांट भी अगर आपके पास है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और इसी ट्रीटी के ज़रिए से, जिसको वाशिंगटन कन्वेंशन बोलते हो। इट वाज ड्राफ्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963। इसको ड्राफ्ट किया गया है, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 1963 में एट ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ IUCN। मीटिंग की है किन्होंने, जो IUCN के मेंबर्स है, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन पास की है और इसको बनाया गया है, किसको, वाशिंगटन कन्वेंशन जिसको बोला जाता है। उसके बाद स्टीज़ को फोर्स में कब लाया गया, 1975 में। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और इस स्टीज़ की लोकेशन जो है दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती हैं, ठीक है, इज़ हेल्ड वंस इन 3 ईयर। जो भी कॉप होती है, जो पार्टीज़ का जो ये कॉन्फ्रेंस जो होता है, जो हेल्ड किया जाता है साल में, 3 सालों में एक बार, ठीक है, वंस इन 3 ईयर्स। जो लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है उसको हेल्ड किया गया था स्विट्जरलैंड में 2019 में, ठीक है, 2019 में इसको किया गया था। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग, ठीक है, एक ये करंट अफेयर में है आपका, जो ट्री सिटी जो है वर्ल्ड टैग का, रिसेंटली मुंबई एंड हैदराबाद हैव बीन जॉइंटली रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड टैग। क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड टैग किसको दिया गया है, आपको बोलना है मुंबई और हैदराबाद को जॉइंटली दिया गया है ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड टैग, TCW। तो शॉर्ट में इस पॉइंट को आपको एज इट इज़ याद रखना है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मिला है हैदराबाद और मुंबई सिटी को, ठीक है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी आपका स्टेटमेंट बन सकता है कि ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड जो है ये स्टार्ट किसने किया है, आपको बोलना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, FAO जिसको बोला जाता है, किसका, जो आपका किसका है ये, यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आर्बर डे फाउंडेशन जिसको नाम दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू जो आपके पास स्टीज़ हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, स्टीज़ क्या है, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को जो इंडेंजर्ड होते हैं। दूसरा जो है मीटिंग की है किन्होंने, IUCN के मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन पास की है। फाइनली इसको फोर्स में लाया गया 1975। हेडक्वार्टर या लोकेशन इसकी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वह 3 साल में एक बार मिलते हैं। और लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पर हुई है, आपको बोला स्विट्जरलैंड में। उसके बाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये रिसेंटली मुंबई और हैदराबाद को मिला है। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये किसका, ये प्रोग्राम स्टार्ट किसने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, और अमेरिकन की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आर्बर डे फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही ये पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर एक और जो न्यूज़ में चल रहा था, सी वीड्स। जनरली मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपने अटलांटिक ओशन पढ़ा होगा, मैंने आपको जो ओशन करंट्स होते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर आप बोल सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मैंने बात की थी, मैक्सिको करंट की मैंने बात की, सरगैसो सी, वो सी वीड्स एक्चुअली है, बोला था मैं इसलिए इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपके जहन में आना चाहिए, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सी वीड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने जनरली क्यों लिखा है यहाँ पर सिग्निफिकेंस, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट जो है न्यूज़ में उसके एप्लीकेशन देखी जाती है कि वो कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है। स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन A, B, C एंड K एक्स्ट्रा, ये जो हैं ये एक ऐसा स्टोर हाउस आप कंसिडर कर सकते हो जहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स, एक तो आयरन देखने को मिलेगा, जिंक इसमें होता है, मैग्नीशियम होता है, राइबोफ्लेविन होता है, और इसमें इन सीवीड में क्या होता है, विटामिन A, B, E, C एंड K, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, सारी जो रेस्पिरेटरी जो देखने को मिलती है, मतलब एनर्जी जो मिलती है वो इसी से मिलती है, किससे, माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जैक्टली यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेगा, किसमें, इन सीवीड्स में, आयरन है, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी एक्ट एज बायो इंडिकेटर, ये बायो इंडिकेटर का भी काम करता है। मैंने आपको पहले भी बोला होता कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं इकोसिस्टम में, एंड बैलेंस आउट द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। मिटिगेटिंग क्लाइमेटिक चेंज, जो क्लाइमेट चेंज को उसको कंट्रोल करना, मिटिगेट करना,
यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। एंड टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, और फिश प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाता है इन सीवीड्स के ज़रिए से। कैन बी बरीड इन बीच ड्यून्स, अभी सीवीड जो होता है उनको जो बीच ड्यून्स जो होते हैं उनमें हम बरी कर सकते हैं, उसके उन ड्यून्स के अंदर रख सकते हैं। टू कम्बैट बीच इरोजन, सो दैट बीच पे इरोजन ना हो। एंड यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपेयरिंग टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स एंड पेंट्स, और हम इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल कर, पेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए सीवीड्स की रेलेवेंस यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नाइट्रोजन आपने सुना होगा, नाइट्रोजन का नाम, नाइट्रोजन साइकिल भी आपने पढ़ा है, जिसको गैसियस साइकिल भी बोलते हैं। देखो नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे या आप करो कार्बन साइकिल की बात करें, ये गैसियस साइकिल होते हैं। दूसरा हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल्स होते हैं, और उसमें से क्या आता है, सल्फर साइकिल आता है आपके पास, और फास्फोरस साइकिल। और फास्फोरस साइकिल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसका सोर्स जो है ये क्या है। अब यहाँ पर हम जनरली नाइट्रोजन की बात करेंगे। आपको पता है नाइट्रोजन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम डिफरेंट गैसेस देखने को मिलता है। हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% देखने को मिलता है। हमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है 21%, कार्बन भी देखने को मिलता है, वो भी होता है, आर्गन भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे आपको हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में हमें 78% देखने को मिलता है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है। इट इज इन इट्स गैशियस फॉर्म नाइट्रोजन इज कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, जनरली कंसिडर एज इनर्ट, इसको इनर्ट बोला जाता है, ठीक है। इन लिक्विड फॉर्म इट लुक्स सिमिलर टू वाटर, अगर लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन आपके पास हो तो वो जैसे पानी होता है एग्जैक्टली वैसे आपको दिखेगा। Movement of nitrogen between the atmosphere, biosphere and geosphere in different forms is called as nitrogen cycle। आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का मूवमेंट होना अर्थ में आप देख सकते हो, एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हो, बायोस्फीयर में आप देख सकते हो, जैसे वाटर के अंदर, मतलब सारी चीज़ें जोड़ी गई यहाँ पर। जब भी मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड, लैंड से बायोस्फीयर, ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन डिफरेंट फॉर्म्स में ये क्या करता है, ये आप मूव करता है। इसको हम नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो हैं बैक्टीरिया इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया इन द सॉइल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब देखो ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है। अब इस सॉइल के अंदर डेफिनेटली सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये सॉइल क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको यूज़ करके क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, ठीक है। तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करते हैं, ये बात समझना आपको, ठीक है। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको बैक्टीरियाज क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किस में, अमोनिया में। तो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया गया है, आप बोलोगे सर उसको कन्वर्ट किया गया है अमोनिया में। और किसने किया, बैक्टीरियाज ने। कैसे, इसको फिक्स किया गया, ठीक है। विच प्लांट्स नीड टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू ग्रो, सो दैट यही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो बैक्टीरियाज फिक्स करते हैं, फिर वह यही नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अदर बैक्टीरियाज कन्वर्ट अमोनिया इनटू अमाइनो एसिड्स। तो नाइट्रोजन से क्या बना, आप बोलोगे सर अमोनिया। अब इसी अमोनिया को और कैटेगरी बाकी बैक्टीरियाज आते थे, यहाँ पर अदर दूसरा बैक्टीरिया गया B2, यहाँ पर सपोज बैक्टीरिया B1 आया, बैक्टीरिया B1 ने नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का था उसको कन्वर्ट किया कि अमोनिया में, ठीक है, सॉइल के अंदर। अब यही अमोनिया कन्वर्ट हो गया, बैक्टीरिया B2 आ गया और उसने कन्वर्ट किया इसको अमोनियम एमाइनो एसिड्स, और या इसी का प्रोटीन्स बोल सकते हैं, इसमें कन्वर्ट किया। ये हो गया, हाँ सर, 2 स्टेप समझ में आ गए। पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, उसके बाद अमोनिया को फर्दर एमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स में। देन प्लांट्स ईट, देन एनिमल्स ईट प्लांट्स, फिर एनिमल्स आ जाते हैं, गोट, शीप, फैलो, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं एंड कंज्यूम द प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स फिर वो उनके पास आ जाता है, एनिमल्स के पास। नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिटर्न टू द सॉइल थ्रू एनिमल वेस्ट। उसके बाद एनिमल्स के अंदर ये प्रोटीन्स आ जाते हैं, दैट एक नाइट्रोजन कंपाउंड किन के अंदर आ गया, एनिमल्स के अंदर। वो जब उसके बाद क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट, काउडंग की बात करेंगे हम जनरली काउडंग की ही बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट एनिमल वेस्ट होते हैं, काऊ की बात करेंगे तो काउडंग उसको बोलते हैं, और उसमें ऑलरेडी प्रोटीन्स होते हैं। अब यही उस काउडंग के फार्म में वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या आ जाता है, वापस मिलता है सॉइल को। बैक्टीरिया कन्वर्ट दीज वेस्ट नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रोजन गैस। फिर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और एक कैटेगरी के बैक्टीरिया आते हैं, वो उस नाइट्रोजन को जो एनिमल वेस्ट के फॉर्म में सॉइल के साथ मिक्स हो गया,
उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस में और फिर वापस आ जाता है एटमॉस्फेयर में। ये सारी प्रोसेस ही बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। डिड यू अंडरस्टैंड? इसका लंबा चौड़ा जो है वो आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट के स्टैटिक टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से बैक्टीरियाज कहाँ पर यूज़ होते हैं, नाइट्रोसोमनास, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कौन एरोबिक है कौन एनारोबिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक आप 5 स्टार वाला क्वेश्चन सीधे लगा लो इसको, ये जनरली पूछा जाएगा। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पर है? वो भी जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पाली इन जम्मू बिकम्स द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। एक ऐसा पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? आप क्या बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल? कार्बन न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि कार्बन ही नहीं है, नहीं, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जितना आप इमिट करते हो उतना आप एब्जॉर्ब करते हो। मेरी बात समझ आ रही है? उसको बोलते हैं हम कार्बन न्यूट्रल। ऐसे आप समझो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, आप घर पे खाना बनाते हो और आप उतना ही खाना बनाते हो जितना आप खाओगे, बिल्कुल आपने एक्स्ट्रा नहीं बनाया जो कि वेस्ट के फिर वो वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक आदमी के लिए खाना बनाना है, तो या हाँ, एक आदमी के लिए खाना बनाना है, तो आपने उतना ही बनाया और आपने उतना खाया भी, तो दैट मीन जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना आपने कंजप्शन भी उसकी की, कोई भी आपने एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा, कोई वेस्टेज नहीं हो गया। ये होगी न्यूट्रलिटी। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का ये मतलब ये है कि बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, जितना कार्बन एमिट हो रहा है उतना कार्बन एब्जॉर्ब भी होता है, और ये होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू कार्बन सिंक। जैसे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया गया, लेकिन वही 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब एब्जॉर्ब होता है किसके ज़रिए से? ओशंस के थ्रू, या जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू होता है। इसको बोलते हैं हम कार्बन सिंक्स। तो ओशंस एज वेल एज जो फॉरेस्ट्स आपको होते हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज ए कार्बन सिंक। इसलिए क्यों बोला जाता है, जब एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है फिर बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा लो, प्लांट्स लगा लो। क्यों? उस कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाएगा उन प्लांट्स के ज़रिए से। सो प्लांट्स एक्ट्स एज ए कार्बन सिंक। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन स्टोरिंग इट इज नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपने रिमूव किया है। अब रिमूव का मतलब ये होता है उसको स्टोर किया है, किसी फॉर्म में आपने स्टोर किया, इसको आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी पूछा गया है। कार्बन को रिमूव करना, कार्बन न्यूट्रलिटी मैंने बोला, जो जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हो उतना ही आप सेम अमाउंट में आप एब्जॉर्ब करते हो थ्रू कार्बन सिंक्स के ज़रिए से। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो एटमॉस्फेयर से और फिर स्टोर करके रखते हो, ठीक है, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। ऑलरेडी पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, यूपीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो भी मैंने यहाँ पर दी, ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया है। स्टील स्लैग रोड, ऐसे रोड्स बनाए जाते हैं जहाँ पर स्टील स्लैग का यूज़ किया जाता है। अब ये रोड्स क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि जनरली अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई नई टेक्निक जो आ जाती है उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट पूछा जाता है। ये इनका एक ये है अप्रोच रहता है, ये कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखना है, स्टील स्लैग रोड है क्या। सबसे पहले देखेंगे इंडिया के अंदर कोई स्टील स्लैग रोड अभी तक बना है। सूरत हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट ए प्रोसेस्ड स्टील स्लैग। सूरत एक ऐसी कंट्री है इंडिया के अंदर जिसको फर्स्ट टाइम जो है, या आप बोल सकते हो फर्स्ट सिटी है जिसको एक स्टील स्लैग रोड देखने को मिल रहा है। जो कि एक्चुअली स्टील स्लैग होता है क्या? ये इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है और उस इंडस्ट्रीज के वेस्ट का को ही इस्तेमाल किया जाता है और रोड्स बनाए जाते हैं, बस। ठीक है, समझ आ रही बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो इससे बेनिफिट क्या है, क्या हो गए स्टील स्लैग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका रोड्स बनाते हो, ये तो हो गया एप्लीकेशन पार्ट। लेकिन अब इसके बेनिफिट्स देखो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 30% चीपर। अगर आप जनरली वैसे रोड बनाते हो, स्टील स्लैग का यूज़ नहीं करते हो, जैसे आप नॉर्मल तरीके से रोड बनाते हो, उसका कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ लगता है उस रोड को बनाने में, लेकिन अगर आप स्टील स्लैग का इस्तेमाल करते हो आपको 70 रुपीज़ ही लगेंगे। ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, सो आपको समझ में आ जाएगा मतलब हम कितना इसको कम कर सकते हैं। तो नॉर्मल रोड आप बनाते हो 100 रुपये का, लेकिन स्टील स्लैग का इस्तेमाल करके 70 रुपीज़, तो 30% जो है आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। लेस थिंकर लोड ज़्यादा, सॉरी रोड जो है उसकी थिकनेस आप कम कर सकते हो। जनरली अगर पहले आपने रोड बनाया उसकी थिकनेस इतनी है,
लेकिन अब आप रोड बनाओगे उसकी थिकनेस क्या रहेगी, कम रहेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोड की थिकनेस कम हो जाती है। रोड की थिकनेस कम होने का मतलब क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ना, आपको मटेरियल कम इस्तेमाल करना पड़ता है। आप खुद देखो, अगर आप ज़्यादा मोटा रोड बनाओगे, उसकी थिकनेस बढ़ा दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रोड, कॉस्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से फिर टैक्स भी लगेगा, ज़्यादा टैक्स भी लगता है, रोड टैक्स लगेगा आपको, ठीक है। समझ आ गया। मोर ड्यूरेबल, और इसकी लाइफ टाइम जो होती है, लाइफ स्पेन जो होता है वो ज़्यादा होता है। लो कार्बन फुटप्रिंट, और कार्बन फुटप्रिंट भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। देन रोड बिल्ट फ्रॉम नेचुरल एग्रीगेट्स, ये कंपैरिजन इसको करें अगर हम नेचुरल एग्रीगेट्स का इस्तेमाल करेंगे और किसका, स्टील स्लैग रोड का, तो स्टील स्लैग रोड के ज़्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम नेचुरल एग्रीगेट्स के ज़रिए से बनाते हैं। नेचुरल एग्रीगेट्स का मतलब होता है जो आप सैंड का इस्तेमाल करते हो, जो आप बाजरी का इस्तेमाल करते हो, जो आप सीमेंट का इस्तेमाल करते हो, बहुत सारी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आप इस्तेमाल करते हो। अदर एरियाज वेयर स्टील स्लैग रोड कैन बी यूज्ड, ठीक है। और स्टील स्लैग नहीं, स्टील स्लैग रोड्स नहीं, स्टील स्लैग कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इस्तेमाल कर सकते हो ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू करेक्ट सॉइल एसिडिटी। अगर सॉइल में एसिडिटी है, एसिडिक सॉइल है, उस एसिडिक सॉइल को आपको प्रोडक्टिव बनाना है, उसके एसिडिटी को कम करना है, आप स्टील स्लैग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को निकाल के उस सॉइल में डालोगे, सॉइल की एसिडिटी कम हो जाएगी। एज सिलिकेट फर्टिलाइजर, और ये एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। डेट कैन प्रोवाइड सिलिकॉन टू द प्लांट्स, प्लांट्स को सिलिकॉन मिल जाएगा। इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, जब आप सीमेंट इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पर सीमेंट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो आप उसमें सीमेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, टू ट्रीट एसिडिक वाटर। और दूसरा, आपको अगर एसिडिक वाटर है उसको भी ट्रीट कर सकते हो बाय एडिंग, किसको आप ऐड कर सकते हो, इसी स्टील स्लैग को। आई होप यहाँ तक आपको स्टैटिक भी कवर हो रहा है और करंट भी कवर होता जा रहा है। और हमेशा याद रखना, जो भी एग्जाम्स आजकल के टाइम पे पूछे जाते हैं, इसी तरीके से टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करंट पढ़ोगे ना, डायरेक्ट करंट वो याद नहीं रहेगा, वो बन जाएगा रटा। लेकिन जब आप उसको स्टैटिक के साथ जोड़ोगे ना, आपको सीधे जहन में आएगा सर ने क्या बोला था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना ये सेशन कैसा लगा। डेफिनेटली ये बेनिफिट करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्जाम होगा मैं इसी पीडीएफ को आपके साथ शेयर करूँगा और इसी पीडीएफ से मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दूंगा कि देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।